तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हम डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म समझेंगे। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन का जो बेसिक है उसके बारे में समझा है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, और इसके अलावा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है उसके बारे में हमने समझा है ना। अब उसके बाद में जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स में, तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई। तो ये जो इस्चेरिशिया कोलाई है इसके अंदर अगर हम देखें तो जो डीएनए है, डीएनए की लेंथ कितनी होती है 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर बेस पेयर। तो इतना लंबा डीएनए होता है इस इकोलाई के अंदर, और ये जो डीएनए है इतना ही यहाँ पर नया डीएनए बन जाता है ना। इसी डीएनए से यहाँ पर इतना ही बड़ा एक डीएनए और बन जाता है। तो अब यहाँ पर इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है 18 मिनट्स, है ना। 18 मिनट्स में यहाँ पर एक न्यू डीएनए बन जाता है इतना बड़ा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर सेकंड की बात करें, पर सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तो पर सेकंड अगर हम बात करें तो 2000 बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स हम बोल सकते हैं। तो 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इतना फास्ट चलता है ना। एक सेकंड के अंदर जो 2000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो नए बनते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इतना फास्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें एरर जो है वो बिल्कुल कम देखने को मिलती है या नहीं होती है, एरर के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो एरर अगर होती भी है तो फिर वहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो उसको ठीक करता है ना। अब अगर एरर होती है या वो रह जाती है एरर, तो उससे क्या हो सकता है म्यूटेशन, है ना। एरर अगर ये रहती है, ठीक नहीं होती है ना, तो एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसकी वजह से फिर उस डीएनए में क्या होता है म्यूटेशन, इसकी वजह से क्या होगा म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन वो ऐसा कैसा रह सकता है, या अगर म्यूटेशन सेल के लिए डेंजरस है तो उसमें जो सेल है उसकी डेथ भी हो सकती है ना। सेल कैन डाई, जो सेल है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डीएनए की स्टेप्स समझेंगे। तो स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें 3 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं यहाँ पर, पहली है इनिशिएशन, पहली जो स्टेप है वो क्या है इनिशिएशन। दूसरी जो स्टेप है वो कौन सी है एलोंगेशन, दूसरी स्टेप कौन सी है एलोंगेशन। और जो तीसरी स्टेप है वो कौन सी है टर्मिनेशन, तीसरी स्टेप है टर्मिनेशन। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट्स में वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इनिशिएशन होता है, फिर सेकेंड एलोंगेशन होगा, और तीसरा क्या होगा टर्मिनेशन, है ना। तो अपनी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। तो जो इनिशिएशन है उसमें क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी शुरुआत होती है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कैसे होती है, तो यहाँ पर अपने पास जैसे कोई इकोलाई की सेल है, ये यहाँ पर इकोलाई की सेल है। इस इकोलाई की सेल में हम बात करें तो यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए होता है, इसका मेन डीएनए इस तरह से, इसका मेन डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, और इस सर्कुलर डीएनए में ही यहाँ पर आगे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इसी सर्कुलर डीएनए को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये अपने पास इकोलाई का सर्कुलर डीएनए है ना। इस सर्कुलर डीएनए में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक साइट होती है, एक साइट होती है। इस साइट को हम क्या बोलते हैं ORIC, ORIC। ORIC की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो
जो रेप्लिकेशन है वो शुरू कहाँ से होता है, इस साइट से, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ORIC बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जो ORIC साइट है उस साइट से यहाँ पर जो DNA है, DNA की ओपनिंग स्टार्ट होगी, है ना। DNA जो है, DNA के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो खुलना स्टार्ट होंगे। तो अब अगर हम देखें तो जो DNA है, दो DNA स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमें ओपन करना है, अलग अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर यहाँ पर ब्रेक होते हैं तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पूरा आपके सर्कुलर DNA है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो जो ORIC है यहीं से जो DNA रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो DNA है वो यहाँ से ये ओपन हो चुका है ORI साइड से, ठीक है। तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया गया है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम। तो यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम दोनों साइड में रन करता है, इधर भी जो हेलिकेज एंजाइम है वो रन करेगा, है ना। और ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये इस तरह से रन करता हुआ आगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो आगे की तरफ का जो DNA है जो अभी ओपन नहीं हुआ है उससे DNA में सुपर कोइलिंग होती है ना। जैसे हम किसी रस्सी को खोले तो उस रस्सी को खोलते हैं तो वहाँ पर पीछे का जो पोर्शन है वो कोइल्ड हो जाता है, उसमें सुपर कोइलिंग हो जाती है, ठीक है। टेंशन क्रिएट हो जाता है जो आगे वाली रोप है, रस्सी। तो अब वो जो टेंशन क्रिएट हुआ है यहाँ पर इस जगह पर, इस टेंशन को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है। कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, टेंशन को रिलीज करने के लिए एक एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोपोआइसोमरेज। यहाँ पर कौन सा एंजाइम टेंशन को रिलीज करेगा, सुपर कोइलिंग को रिलीज करेगा, टोपोआइसोमरेज। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये टोपोआइसोमरेज अपना वर्क करता है ना। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर या तो एक स्ट्रैंड को कट करेगा या दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देगा, ठीक है। इससे अब ये जो DNA है यहाँ पर ये रिलैक्स कर जाएगा और अब हेलिकेज जो एंजाइम है वो अपना काम अच्छे से कर सकता है, वो दोनों DNA स्ट्रैंड्स को अलग कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों DNA स्ट्रैंड्स अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो DNA स्ट्रैंड्स हैं ये वापस ज्वाइन भी हो सकते हैं। ज्वाइन क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो DNA स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये ज्वाइन हो सकते हैं। अब इनकी जो ज्वाइनिंग है उसे रोकना है, तो रोकने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स कौन सी होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ये SSB प्रोटीन्स है ना, SSB प्रोटीन्स यहाँ पर बाइंड करती हैं, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, है ना। तो जैसे ये इस DNA से बाइंड करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से, तो अब इनकी जो रीजॉइनिंग है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जब तक DNA ओपन होता रहेगा तो वैसे वैसे जो SSB प्रोटीन्स हैं वो इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से बाइंड होकर इसकी जो रीजॉइनिंग है उसको प्रिवेंट करती है ना। अब इसके बाद आगे जो होगा वो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर एक एंजाइम आता है DNA प्राइमेज। तो वो जो DNA प्राइमेज है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, RNA प्राइमर का, है ना। तो यहाँ पर RNA प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन है, 5' to 3',
और इधर है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, है ना। तो जैसे यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन हो गई और इस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, आरएनए प्राइमर, है ना। तो आरएनए प्राइमर को अगर हम देखें, जो आरएनए प्राइमर है वो क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। आरएनए का यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है कि शॉर्ट स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो कितना बड़ा होता है ये, 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है ये। ठीक है, जो कि इनिशिएशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ता है तो यहाँ पर आगे जो डीएनए रेप्लिकेशन है प्रोसीड नहीं करता है। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुके हैं यहाँ पर, आरएनए प्राइमर, या आरएनए प्राइमर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, प्राइमेज। कौन सा एंजाइम होता है, प्राइमेज। ठीक है, तो प्राइमेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, अब इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में यहाँ पर ये जो ओपनिंग बनी है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल, है ना। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी है इस तरह से वाई शेप्ड, है ना, इस तरह से अगर हम देखें तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनी है। ठीक है, ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी बनी है और यहाँ पर भी बनी है ना। तो इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये दोनों तरफ मूव करती है, इस तरफ मूव करती है और ये इस तरफ मूव करती है, दोनों डायरेक्शन में मूव करती है और डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर इलोंगेशन में क्या होने वाला है, तो आरएनए प्राइमर जुड़ चुका है दोनों तरफ। तो अब यहाँ पर एक एंजाइम ऐड होगा। कौन सा एंजाइम ऐड होगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो यहाँ पर प्राइमर से आगे इसमें ऐड होने वाला है। तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये ऐड हो चुका है, इधर भी जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है, इसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है ये, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम है और अब ये आगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करने वाला है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसका वर्क क्या है, पॉलीमराइजेशन, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, है ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यहाँ पर आते जाएंगे और उन न्यूक्लियोटाइड्स का ये जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो यूज़ करता जाएगा और उनसे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों जो ओपन स्ट्रैंड्स हैं ये वर्क करते हैं, टेम्पलेट डीएनए की तरह वर्क करते हैं दोनों ओपन स्ट्रैंड्स। ठीक है, और इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या बनाता है, ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो इस तरह से आगे ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड इस तरह से आगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर आगे पहुँच जाएगा इस जगह पर। ठीक है, जैसे जैसे ये पॉलीमराइजेशन करता है वैसे वैसे ये आगे की तरफ मूव करता है।
ठीक है। और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी होगा दूसरा जो स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड्स हैं और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और ये रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो गया है ना। यहाँ पर अभी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए हैं और इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो चुके हैं। इसमें जो एक स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। तो अपने पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों जो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट डीएनए की तरह एक्ट करते हैं, है ना, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। और इस दोनों स्ट्रैंड्स के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो चुका है प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, है ना। और अब यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरफ हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये वाला जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, इसमें हम जो पॉलीमराइजेशन है उसको समझते हैं। अब यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एंजाइम ऐड होता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे ये मूव करता है वैसे वैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, पूरी एक लंबी न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी इस तरह से। और ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर बनेगी ये कौन सी डायरेक्शन में बन रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, इधर, है ना। ऊपर की तरफ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म हो चुका है और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये अब कहाँ पहुँच चुका है, इस जगह पर, है ना। यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज 3 पहुँच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो किस तरह से अपना काम करता है। अब यहाँ पर ये नया डीएनए स्ट्रैंड बना है तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उस ये एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है इसको, है ना। और इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये किस तरह से इसे डीएनए पॉलीमरेज 3 को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ होता है, डीएनटीपीज। तो डीएनटीपीज की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहाँ पर 4 तरह के डीएनटीपीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डी एटीपीज और दूसरा है डी जीटीपी और तीसरा है डी सीटीपी और चौथा है यहाँ पर डी टीटीपी, है ना। तो हमारे पास 4 टाइप्स के डीएनटीपीज होते हैं, है ना। तो अब ये जो सारे यहाँ पर डीएनटीपीज हैं ये एक तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, किसकी तरह एक्ट करेंगे, सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करते हैं, एनर्जी सोर्स, ठीक है। भाई डीएनए पॉलीमरेज 3 को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, इन डीएनटीपी से, है ना। अब अगर हम डीएनटीपी को देखें तो यहाँ पर अपने पास अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है उससे कितने फॉस्फेट जुड़े हुए, यहाँ पर 3 फॉस्फेट, है ना। तो 3 फॉस्फेट में से यहाँ पर जो 2 फॉस्फेट हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे 2 फॉस्फेट अलग होते हैं तो अपने पास बचता है आगे क्या बनेगा, DNMP, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। और यहाँ पर ये जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये अलग हो चुके हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या रिलीज होने वाली है, एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो किसके काम आती है, इस डीएनए पॉलीमरेज 3 के, है ना। और ये जो DNMP है ये अब यहाँ पर जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला,
इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड पर ये जो डीएनएमपी है ये लगातार जुड़ते जाते हैं, और इनको लगातार जोड़ने का काम कौन करता है यहाँ पर? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे जो डीएटीपी है वो किससे जुड़ेगा, है ना। डीएटीपी किससे जुड़ता है? यहाँ पर एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से, है ना। तो अगर यहाँ पर जैसे थाइमिन है तो इस जगह पर कौन सा डीएनटीपी आएगा? डीएटीपी, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो इस जगह पर कौन सा डीएनटीपी आएगा? डीसीटीपी, है ना। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो कौन सा आएगा? डीटीटीपी, ठीक है। और अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो कौन सा डीएनटीपी आएगा? डीजीटीपी, ठीक है। तो ये जो सारे डीएनटीपीज है वो यहाँ पर इस डीएनए पॉलीमरेज के पास में आते हैं, और यहाँ पर ये वाली केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें जो डीएनटी किसका फॉर्मेशन होता है? डीएनएमपी का, है ना। और साथ में क्या रिलीज होती है? एनर्जी, है ना। तो जैसे यहाँ पर जो डीएटीपी आया है वो किस में बदल जाएगा? डीएएमपी में, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना। और यहाँ पर ये जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाते हैं, और इसके साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी, ठीक है। सेम ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हर डीएनटीपी के साथ होगी। ये जो यहाँ पर डीसीटीपी है ये किस में चेंज हो जाएगा? डीसीएमपी में, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाएगा? डीटीएमपी में। और ये किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर डीजीएमपी में, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पर ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये चारों यहाँ पर जो डीएनएमपीज हैं ये अब जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उससे जुड़ जाता है, और जोड़ने का काम कौन करता है यहाँ पर? ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूसली यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरे स्ट्रैंड की हम बात करते हैं जो जिसकी डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इजीली वर्क कर रहा है, पर यहाँ पर अब ये नीचे से ऊपर की तरफ वर्क नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इधर नीचे से ऊपर की तरफ ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम नहीं करेगा, है ना। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऊपर से नीचे की तरफ अपना काम करता आता है, ठीक है। तो किस तरह से वर्क करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड? देखो यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या ऐड हो गया? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, है ना, कुछ दूरी तक, इस तरह से ये कुछ दूरी तक यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद में वापस यहाँ पर आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया, है ना। और फिर से यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो ऐड होता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐड हो गया, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पर ऐड होकर क्या करेगा? वापस से एक न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में होता है ना। इधर आप देखोगे तो जो डीएनए स्ट्रैंड बना है नया वो कंटिन्यूसली बन रहा है। यहाँ पर जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है उसमें बीच में गैप आ रहा है, कंटिन्यूसली फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, इस तरफ क्या होता है? कंटिन्यूस डीएनए फॉर्मेशन, है ना। इस तरफ क्या होगा? कंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन, कंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। और इस तरफ आप क्या देखोगे? इस डीएनए स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस
डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, है ना। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पर जो 3' to 5' जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसका फॉर्मेशन जल्दी होता है। अगर यहाँ से इस न्यू डीएनए स्ट्रैंड से हम कंपेयर करें तो इसका फॉर्मेशन पहले हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इस तरफ ये जो 5' to 3' टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड पर जो डीएनए स्ट्रैंड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन पहले होता है और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन थोड़ा लेट होता है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन हुआ है वो सेम इसी तरह से ये जो डीएनटीपीज हैं यहाँ पर ये यूज़ होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं, है ना। और सेम तरह से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, है ना। अब यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में गैप रह चुका है, ठीक है। तो इस गैप को फिल किया जाना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन होगा, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम आता है, कौन सा, यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, है ना। यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, देखो एक तो यहाँ पर ये जो आरएनए प्राइमर है उसको रिमूव करता है ना। आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो गैप हुआ है इसको फिल करेगा, ठीक है। यहाँ पर सेम इसी तरह से कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और यहाँ पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर भी कुछ गैप रह जाता है। अब ये जो गैप है ये गैप क्यों रह रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना है ना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का जो काम है अब यहाँ पर इसमें कौन करेगा, तो एक एंजाइम और आता है यहाँ पर, कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज, है ना, डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पर ये डीएनए लाइगेज आता है, यहाँ पर भी कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये जो डीएनए लाइगेज है वो क्या करता है, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये जो बीच में गैप यहाँ पर बचा था वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है। और अब जो यहाँ पर अपने पास डीएनए स्ट्रैंड बना है वो कंटिन्यूस है ना, वो अब इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर बहुत सारे बीच में गैप रह जाते हैं, है ना, उन गैप्स को भरा जाता है, ठीक है। और फिर डीएनए लाइगेज आता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना है 5' to 3' टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, ये थोड़ा लेट बनता है ना। और लेट बनता है तो ये लैग करता है, इस पर फॉर्मेशन थोड़ा लैग करता है, इसलिए हम इस तरफ ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये पहले ही बन के रेडी रहता है ना। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन ऊपर की तरफ हो रहा है और दूसरा जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन नीचे की तरफ हो रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता रहता है। और इस यहाँ पर जो हेलिकेज एंजाइम है वो अपना काम करता रहता है, वो लगातार जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको ब्रेक करता रहता है, ठीक है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस तरफ लगातार ये मूव करता रहेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर डीएनए फॉर्मेशन होगा।
अब इसको इधर हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये डीएनए प्राइमर बना था और ये इसके आगे क्या जुड़ चुका है अपने पास, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। और ये यहाँ पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, ठीक है। फिर से क्या बनता है आगे, आरएनए प्राइमर, है ना। यहाँ पर आरएनए प्राइमर बनेगा, बीच में गैप रहता है, ठीक है। और फिर से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड का, ठीक है। और वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कौन करता है यहाँ पर, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। और अब यहाँ पर आगे देखो, इसमें बीच में गैप रहता है सेम उसी तरह से, और इन गैप्स को फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है अब, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। और ये जो आरएनए प्राइमर है ये भी रिमूव हो जाता है, इधर ये जो आरएनए प्राइमर है ये रिमूव कर दिया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। और अब यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया, और बीच में गैप बनने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। और इस तरह से अब लगातार यहाँ पर कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बन गया। यहाँ पर भी सेम जो आरएनए प्राइमर है उसको हटा दिया जाएगा, कौन हटाएगा, इस तरफ देखो, यहाँ पर भी जो आरएनए प्राइमर है वो हटता है, और उसको हटाने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से। और जो आपके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, स्ट्रैंड का, है ना। और बीच में जो गैप है उसको फिल कौन करेगा, यहाँ पर डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन होता है ना। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये दोनों तरफ बनते रहते हैं लगातार। ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो नीचे की तरफ कट करता रहेगा, और इस तरफ भी ये नीचे की तरफ कट करता रहेगा, और लगातार यहाँ पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उनका फॉर्मेशन होगा, है ना। और एंड में क्या होने वाला है, एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, 2 नए स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ पर ये अपने पास पूरा डीएनए हमने शुरू में लिया था, वैसे एक सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन होता है एंड में, है ना। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि ये जो नया डीएनए, ये जो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, इस पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड से एंड में एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है। वो डीएनए रेप्लिकेशन से, इलोंगेशन प्रोसेस में, है ना। अब इसके बाद अगली स्टेप है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, पॉलीमराइजेशन, वो टर्मिनेट होगा, वो स्टॉप होगा, ठीक है। तो स्टॉप किस तरह से होता है यहाँ पर देखो, ये हमने शुरू में क्या लिया था, एक सर्कुलर डीएनए, है ना, इकोलाई का। और अब इस सर्कुलर डीएनए में हमने देखा था कि यहाँ पर एक साइड, एक जगह पर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORIC। और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, इन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, टर सीक्वेंसेस, है ना। ये जो यहाँ पर सीक्वेंसेस है ये क्या है, टर सीक्वेंस, ये पूरा रेड कलर में, इस तरफ भी क्या है, ये टर सीक्वेंस, ठीक है। तो अब ये जो टर सीक्वेंस है ये क्या काम करती है, देखो इनके द्वारा यहाँ पर जो इलोंगेशन की प्रोसेस उसको रोका जाएगा, है ना। किस तरह से रोका जाएगा, देखो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस तरह से ये डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है। यहाँ पर इस तरफ दूसरी तरफ से भी क्या आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, है ना। तो अब इसके साथ साथ और जो हेलिकेज एंजाइम है वो भी आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता हुआ, है ना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर अपने पास ये हेलिकेज एंजाइम, इधर भी क्या है अपने पास हेलिकेज एंजाइम, तो दोनों तरफ हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है। अब बीच में यहाँ पर अगर हम देखें तो बीच में क्या है अपने पास, टर सीक्वेंस, यहाँ पर ये टर सीक्वेंस है, और दूसरी तरफ भी क्या है यहाँ पर, टर सीक्वेंस, ठीक है। ये जो टर सीक्वेंस है, इस टर सीक्वेंस से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड करती है ना। तो जैसे यहाँ पर अपने पास ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये टर सीक्वेंस है, यहाँ पर भी टर सीक्वेंस है, और इस टर सीक्वेंस से एक प्रोटीन बाइंड करती है, कौन सी प्रोटीन बाइंड करती है, टस प्रोटीन, इस तरह से, ठीक है। ये टस प्रोटीन यहाँ पर बाइंड कर रही है, टस प्रोटीन,
ठीक है। तो अब दोनों तरफ से अलग अलग टस प्रोटीन है। तो ये जो टस प्रोटीन है ये क्या करती है, देखो यहाँ पर जो आपके राइट साइड है, राइट साइड से जो हेलिकेज एंजाइम आ रहा है, उस हेलिकेज एंजाइम को यहाँ पर ये वाली जो टस प्रोटीन है ये आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम आगे मूव नहीं करेगा इस तरफ, ये इसको रोक देगी यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम। और लेफ्ट साइड से जो हेलिकेज एंजाइम आता है उसको जो यहाँ पर राइट साइड की टस प्रोटीन है वो रोक देती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड के हेलिकेज एंजाइम को लेफ्ट साइड की जो टस प्रोटीन है वो स्टॉप करती है, और लेफ्ट साइड के हेलिकेज एंजाइम को राइट साइड की जो टस प्रोटीन है वो स्टॉप करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो रुक जाते हैं। ठीक है, अब आगे वर्क नहीं करेंगे, डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको वो आगे ब्रेक नहीं करते, या जो आपके हेलिकेज एंजाइम है उसको रिमूव कर दिया जाता है टस प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, अब जैसे हेलिकेज एंजाइम रिमूव होगा तो आगे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसको जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो ओपन नहीं मिलेंगी, और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो भी रिमूव हो जाएगा अपनी जगह से, और एंड में क्या होगा, यहाँ पर जो इलोंगेशन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर, अगर हम देखें तो दो तरफ से अपने पास क्या आ रही है, लेफ्ट एंड राइट साइड से रेप्लिकेशन फोर्स, है ना। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड से रेप्लिकेशन फोर्स आ रही है इस तरफ से, ठीक है, और ये इस तरफ यहाँ पर राइट साइड से क्या आ रही है, रेप्लिकेशन फोर्स इस तरफ से। ठीक है, और अब क्या होगा यहाँ पर जब टर्मिनेशन होता है तो ये जो दोनों रेप्लिकेशन फोर्स हैं ये टच हो जाती हैं, इनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कम रह जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दोनों रेप्लिकेशन फोर्स मीट करती हैं, तो मीट करने के बाद अब जो यहाँ पर एलोंगेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, और एंड में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।